हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ 16 चैप्टर अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड था, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। अब मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगा जहां तक मैं आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था, उससे आगे मैं अब इस वीडियो को लेकर के चलूंगा। तो दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। पहले क्लास में मैं बतला चुका हूं कि प्राकृतिक क्या होता है और संसाधन क्या होते हैं। फिर भी मैं एक बार आपके सामने फिर से डिस्कस करता हूं कि देखिए दोस्तों, साधन जो है वो बार बार यदि यूज में लाए जाते हैं, उपयोग होते हैं, तो उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। और साधन क्या होते हैं? तो जो भी चीज प्राकृतिक में उपलब्ध है, चाहे वो प्राकृतिक प्रदत्त हो या फिर मानव निर्मित हो, वो सभी साधन है। जैसे जमीन उपलब्ध है तो साधन है, नदी उपलब्ध है तो साधन है, पहाड़ साधन है, पठार साधन है, कोई घर बनाकर छोड़ा हुआ है तो साधन है। लेकिन जब हम घर में रहने लगे तो वो संसाधन बन जाता है। हम नदी में मछली पालन करने लगे, उसके पानी से सिंचाई करने लगे, उसके पानी में नहाने लगे, उसमें बर्तन धोने लगे, कपड़े धोने लगे, तो नदी हमारे लिए संसाधन है। जो पहाड़ यूं ही पड़ा हुआ है, जब हम पहाड़ को टूरिस्ट के रूप में घूमने के लिए उपयोग करने लगे, पहाड़ से जड़ी बूटी प्राप्त करने लगे, पहाड़ को तोड़ करके या फिर पहाड़ से हम कोई रॉ मटेरियल प्राप्त करने लगे, तो पहाड़ हमारे लिए संसाधन है। पहाड़ से आने वाली शीतल हवाएं जिसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जिसे हम लोग लेते हैं, पहाड़ से बादल टकरा करके बारिश होती है, वो हमारे काम में आती है, तो पहाड़ हमारे लिए संसाधन है। वो तमाम वस्तु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिसका हम उपयोग बार बार करते हैं, वो सभी संसाधन कहलाते हैं। साधन और संसाधन का यही मतलब है। साधन का मतलब जो उपलब्ध है, और संसाधन जिसको हम बार बार उपयोग में लाते हैं। अब दोस्तों, इसमें अब मैं आगे रुक कर रहा हूं, और ये जो सामने आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये आपका एनसीईआरटी बुक का ही एक पीडीएफ फॉर्मेट है, मीन्स डिजिटल बुक है, जो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। आप भी अपना बुक खोल करके देख सकते हैं। इसी बीच हमने चर्चा किया था गंगा प्रदूषण का। और फ्रेंड्स, गंगा प्रदूषण जो है, गंगा प्रदूषण आज के डेट में टॉपिक ही नहीं रहा। वजह क्या है कि अभी लॉकडाउन में मीन्स 2020 इंडिया में मार्च से लेकर के और कंटिन्यू मई तक, एक 31 मई तक कंप्लीटली 4 फेज में लॉकडाउन रहा। और इस दरमियान गंगा किनारे बसे बहुत सारे शहर और चलने वाले कुटीर उद्योग जो थे वो बंद रहे। परिणाम स्वरूप गंगा में प्रवाहित किए जाने वाले जो वेस्टेज थे, जो कचरा था, उसकी संख्या बहुत ही घट गई, 90% तक घट गई। और आज गंगा जो है वो 90% शुद्ध हो गई है। गंगा का पानी जो है वो आज पीने और आचमन करने के योग्य है, मीन्स नहाने धोने और पीने के योग्य है। गंगा हिमालय में स्थिर अपने उद्गम गंगोत्री से चलती है। ये गंगोत्री कहाँ है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड स्टेट का नाम है, उत्तरकाशी जिला का नाम है। वहां से जो है गौमुख से निकलती है, और उस गौमुख से जहां से गंगा निकलती है उसको गंगोत्री कहा जाता है। निकल करके और वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। और इसके बीच जो गंगा की लंबाई है वो टोटल है 2500 किलोमीटर। और गंगा इस 2500 किलोमीटर की यात्रा के दौरान जो है अपने किनारे स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के 100 से अधिक नगरों से, मीन्स छोटे बड़े शहरों से होकर के गुजरती है। और जिन शहरों के नालों में, जिन शहर से जो है नाले, जिन शहरों के नालों से, जिन शहर से जो कचरा निकलता है फैक्ट्री से, जिस शहर घरेलू उद्योग से निकलने वाले सारे कचरा और गंदे पानी जो है वो गंगा में प्रवाहित कराए जाते हैं, जिसकी वजह से गंगा जो है वो एक कचरा का अंबार बन गया था। और गंगा इतनी गंदी हो गई थी कि फिर उसके लिए भारत सरकार को समय समय पर तरह तरह की जो है परियोजनाएं चलानी पड़ी। कई सारे गवर्नमेंट के बॉडीज, कई सारे प्राइवेट बॉडीज, कई सारे एनजीओ और कई सारे व्यक्ति
जो है गंगा परियोजना को मीन्स गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए कार्य करते रहे हैं। दोस्तों अब जो है आज के डेट में यह गंगा काफ़ी खुद ब खुद साफ हो गई है। वो प्राकृतिक की ऐसी आपदा आई जिसमें लॉकडाउन रहना पड़ा और इस अवस्था में जो है गंगा साफ हो गई। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो था वो यहाँ तक चर्चा किया था और वो हमारे पास 3 टॉपिक थे। एक टॉपिक हमने चर्चा किया था वो था 4R। हमारा चर्चा का विषय क्या था? 4R। और आज जो हमारे सामने जो आपके बुक में जो दिया हुआ है दोस्तों वो क्या है? 3R। आपके बुक में चैप्टर है जिसमें 3R है। आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि सबसे पहले जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर वो क्या है? यहाँ पर देखिए रिड्यूस, दूसरा है रिसाइकल और तीसरा है रीयूज। लेकिन फ्रेंड्स इसमें हमने चौथा भी लिया था और हमारा जो प्रॉब्लम था क्या था? हमने जो डिस्कस किया था वो चौथे पे, और चौथा क्या था? रिफ्यूज। सबसे पहले बात करते हैं रिड्यूस का। रिड्यूस का यह मतलब होता है कि हम अपने द्वारा उपयोग किए गए वस्तुओं की मात्रा को कम कर दे तो कहलाएगा रिड्यूस। जैसे एक इंसान अगर एक साल में 4 कपड़ों में अपना काम चला सकता है, 4 कपड़े हम पहनते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर 3 सेट कपड़ों से ही मेरा काम चल जाए तो उसे यूज करेंगे। एक सेट बच जाना ही रिड्यूस कहलाता है, माने कम उपयोग में लाना। दूसरा इसमें था क्या हमारा? एक हो गया रिड्यूस, दूसरा हमारे पास क्या था कि रिसाइकिल मीन्स पुनः चक्रण। तो रिसाइकिल का मतलब पुनः चक्रण की एक ही चीज को बार बार करना। जैसे दोस्तों आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों ने जो पेपर कॉपी किताब जो पढ़े, तो उस कॉपी किताब के जो कॉपी होते हैं, जो किताब होते हैं, तो वो जब हम एक बार पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद हम उसका क्या करते हैं? वो हम उसे कचरे वाले के पास बेच देते हैं, भंगारी वाले के पास। भंगारी वाले ने क्या करते हैं कि वो जो बुक है वो कई सारे ओल्ड बुक स्टोर को बेच देते हैं, फिर उसे कोई दूसरा बच्चा पढ़ता है। तो इस तरह से जो है कि चक्रण होता है। दोस्तों एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट कंट्री, अमेरिका इतना धनी और रिच कंट्री है, लेकिन वहां पर बुक हर साल नहीं बिकते हैं, वहां पर बुक साल दर साल चेंजेस नहीं होते हैं। वहां पर एक बुक से कई बच्चे पढ़ते हैं। वहां का जो सिस्टम है कि बच्चे बुक स्कूल से लेंगे, पढ़ेंगे और पुनः उसे स्कूल में रख देंगे। जबकि हिंदुस्तान में ये बहुत ही गंदी सिस्टम है कि 90% जो होते हैं वो प्राइवेट स्कूल जो है जनरली जूनियर लेवल पर, वो क्या करते हैं ईच एंड एवरी ईयर, प्रत्येक साल बुक को बदल देते हैं। लोग नए बुक खरीदते हैं, पढ़ते हैं, उसे फेंक देते हैं, फिर नए बुक खरीदना होता है। जरा सोचिए बुक बनता किस चीज़ से है? वृक्ष से बनता है। और हर साल जब नए मात्रा में अधिक से अधिक बुक बनाने होंगे तो अधिक से अधिक वृक्ष को काटने भी पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों कोशिश करना चाहिए कि जहां संभव हो वहां पुनः चक्रण किया जाए। इस पर भी मैं पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है क्या? रीयूज। और रीयूज का मतलब है पुनः उपयोग, और पुनः उपयोग का मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं। देखिए रिसाइकल में 2 तरह की चीज होती है कि एक फिर से उसको बना देना और दूसरा होता है पुनः उपयोग। पुनः उपयोग का मतलब है जैसे घर में हम लोग कोई डब्बा, कनस्तर, कंटेनर जो रखते हैं, कहीं से आप मान लेते हैं कि एक जार लाए जिसमें टॉफ़ी लाए, बर्थडे आपका था, आपने टॉफ़ी बांट दिया। अब उस जार का क्या करेंगे? उस जार को घर में माँ जो होती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, जो घर की महिलाएं होती है, उसमें दाल रख देती है, चीनी रख देती है। तो ये क्या होता है? हमारा रीयूज होता है, मीन्स पुनः उपयोग हो जाता है और इससे नया डब्बा हम खरीदने से बच जाते हैं। तो ये दोस्तों तीसरा था। चौथा हम लोगों ने बात किया, हमने 4R कहा, जबकि आपके बुक में 3R है। पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में 3R आएंगे तो 3 लिखेंगे, लेकिन अगर 4R की भी बात आएगी तो भी आप लिखेंगे। और चौथा जो होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्यूज। चौथा होता है हमारा रिफ्यूज। तो फ्रेंड्स यहां तात्पर्य होती है रिफ्यूज से। रिफ्यूज का मतलब हमें उपयोग नहीं करनी है। रिफ्यूज का मतलब हो गया हमें उपयोग नहीं करनी है। रिफ्यूज, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट योर ओपिनियन, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट योर एडवाइस। कई बार होता है ना कि मैं रिफ्यूज करता हूं, मुझे ये
नहीं चाहिए। जैसे जब हम भोज खाने बैठते हैं तो वहाँ पर जब पेट भर जाता है, इसके बाद भी कुछ लोग बोलते हैं भाई और ले लो और ले लो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रिफ्यूज कर जाते हैं कि नहीं फ्रेंड्स, मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे माफ़ किया जाए, मैं अब अधिक नहीं खा सकता हूँ। तो वो होता है हमारा 4R। अब दोस्तों ये था हमारा कल तक का, मीन्स प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कस किया था। अब हम दोस्तों हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो है हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है। मुख्य बातें ये आती है कि हमें संसाधन कहने का मतलब है जो भी चीज़ प्राकृतिक में उपलब्ध है। प्राकृतिक में उपलब्ध होने का मतलब है कि देखिए एक लिखा हो जो स्पष्ट आपके बुक में जो है कि केवल सड़कें एवं इमारतें की नहीं, परंतु वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे भोजन, कपड़ा, पुस्तक, खिलौना, फर्नीचर, औजार तथा वाहन इत्यादि सभी हमें पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से ही प्राप्त होते हैं। हमें केवल एक ही वस्तु पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है, वो है ऊर्जा, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, आज जो भी चीज़ हमारा जीवन जिस चीज़ पर निर्भर करता है, हमारा जीवन आज जिस चीज़ पे निर्भर करता है, जिस पे हमारी निर्भरता है, यूं कहेंगे कि जिस पे हमारी निर्भरता है, आप उसे ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि सड़क, इमारत, भोजन, कपड़ा, पुस्तक, खिलौना, फर्नीचर, औजार, वाहन, ये सभी चीज़ें हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें प्राप्त होते हैं आपको कहाँ से, ये सब के सब हमें प्राप्त होते हैं पृथ्वी पर से ही। आज जो वृक्ष है कल वो कटते हैं, या फिर उस वृक्ष से हमें फल की प्राप्ति होती है तो भोजन मिल गया। उस वृक्ष को काट करके हम फर्नीचर बनाते हैं। उस वृक्ष से जो है हमें पत्तों की प्राप्ति होती है। उस वृक्ष को गला करके कहिए कि हम पेपर बनाते हैं, कागज बनाते हैं। आज जो भी वृक्ष कहाँ है, पृथ्वी के ऊपर है। जो और वस्तुएं हैं जैसे कपास है, जहाँ से हमें कपड़ा की प्राप्ति होती है। आज जो भी बैलगाड़ी आप लोगों ने देखा होगा जो लकड़ी से बना होगा, आज जो भी मोटर गाड़ी देखते हैं, जो भी मेटल्स देखते हैं, जो मटेरियल देखते हैं, ये कई सारे ऐसे मटेरियल हैं जो खनिज के रूप में, खदान के रूप में जमीन से निकाले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हमें जमीन से ही प्राप्त होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जमीन पर जो भी वस्तुएं हैं धरती पर या धरती के अंदर, ये सब निश्चित है, नियत है, कांस्टेंट है। इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ये नहीं बढ़ते हैं। जबकि हमारे जो जनसंख्या है वो हर साल बढ़ रही है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो अगर मैं बात करता हूं तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो 10,99,550 थी 2011 में। और औसतन बिहार में जो जनसंख्या बढ़ने का जो रेशियो है वो 25% माना जाता है, मीन्स 25.4% एवरेज बिहार का पॉपुलेशन बढ़ता है, मीन्स एवरी 10 ईयर। तो आज की डेट में 2020 में अगर बात की जाए तो बिहार की जनसंख्या क्या हो जाएगी, आज की डेट में बिहार की जनसंख्या हो जाएगी 12 करोड़ प्लस, 12 करोड़ से अधिक जनसंख्या हो जाएगी। अब दोस्त जरा आप ये बात बताइए, इतनी बड़ी जनसंख्या 10 साल में हमारे 2 करोड़ प्लस पॉपुलेशन बढ़ गए। अब 2 करोड़ जो जनसंख्या बढ़ी है तो 2 करोड़ लोगों को भोजन चाहिए, 2 करोड़ लोगों को कपड़ा चाहिए, 2 करोड़ लोगों को बिजली चाहिए, 2 करोड़ लोगों को पानी चाहिए, 2 करोड़ लोगों को चलने के लिए रोड पर जगह चाहिए, 2 करोड़ लोगों को यूज करने के लिए, सोने के लिए बिछावन चाहिए, 2 करोड़ लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। और आज ये जो 2 करोड़ हैं, इन 2 करोड़ से अधिक लोग हैं। तकरीबन 10 साल में हमारे जो 2 करोड़ लोग बढ़े हैं, क्या 10 साल में ऐसा हुआ है कि हमारे आसपास का जमीन 25% बढ़ गया हो?
क्या ऐसा संभव है कि पृथ्वी का साइज 25% बढ़ गया हो? क्या ऐसा संभव है कि जो 10 सालों के बीच में जो है जिसके घर में जो भी सामान थे वो 25% इजाफा हो गए हों? दोस्तों, प्राकृतिक के पास नदी, पहाड़, जमीन ये सब सीमित है, इसमें बढ़ोतरी नहीं होती है। जितने हैं आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर उस गांव में सड़कों की जो जाल थी, जो सड़कें थे, वो हो सकता है कि सड़कें का मरम्मत हुआ हो, लेकिन क्या आपके गांव का क्षेत्रफल बढ़ा है? क्या आपके शहर का क्षेत्रफल बढ़ा है? तो नहीं बढ़ सकता है। तो जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के अनुसार प्राकृतिक में उपलब्ध वस्तुओं का बढ़ना संभव नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स, इसीलिए हमें प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकताएं पड़ी। प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकताएं कहने का मतलब होता है कि अभी का जो समय आ गया है कि हम लोग क्या करें, उसे मैनेज करें। मैनेज करने का तात्पर्य होता है कि हम ऐसे करें कि मैक्सिमम लोग उसी संसाधनों को अच्छे रूप से सुनियोजित तरीके से उपयोग करें, ना तो किसी को इसकी कमी हो और ना ही किसी को अधिक हो। दोस्तों, प्रबंधन से यह मतलब होता है, मान लीजिए कि आपके घर में एक बाइसिकल है या एक मोटरसाइकिल है और चढ़ने वाले हैं 4, तो चारों के लिए 4 मोटरसाइकिल खरीदना आज के डेट में शायद संभव नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि चारों अलग अलग समय काल में एक ही मोटरसाइकिल से अपना यात्रा करे, कहीं से आवे, कहीं जाए, ये संभव है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रबंधन। एक अच्छे प्रबंधक जो होते हैं, प्रबंधक का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है मैनेजमेंट, और प्रबंधक का होता है मैनेजर। एक अच्छा मैनेजर घर का, परिवार का वो हो सकता है जो कम संसाधन में, मीन्स कम सामान रहने पर भी अधिक से अधिक लोगों को संतुष्ट कर सकता है। अगर ऐसा हो कि जनसंख्या न बढ़े, मान लिया जाए एक क्षण के लिए कि जनसंख्या को कांस्टेंट कर लिया जाए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर लिया जाए, न बढ़े, तब तो शायद इसके बाद ऐसा हो सकता है कि प्राकृतिक संसाधन के मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इस तरह के सवाल आपके मन में आ रहा है तो यह बिल्कुल ही गलत है। कारण यह है कि यह संभव है कि जनसंख्या वृद्धि दर घट जाए, लेकिन हमारे जो डिमांड है, हम जो प्राकृतिक संसाधन का जो उपयोग करते हैं, वो कई और तथ्य पर भी निर्भर करते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं आपसे ये कहूँ कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमारे द्वारा यूज किए गए जो वस्तुएं हैं, उसका उपयोग हमारे इकोनॉमिकल स्टेटस पर भी डिपेंड करता है। मतलब है कि हमारे आमदनी के ऊपर यह निर्भर करता है कि हम कितने वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। समाज में सभी वर्ग के लोग पाए जाते हैं, कुछ गरीब हैं तो कुछ अमीर हैं। जहां पर आप देखते हैं कि एक तरफ जो गरीब और मध्य वर्ग के लोग हैं, हो सकता है कि साल में वो 1 या 2 सेट कपड़े ही किसी प्रायः ओकेजन पर, किसी फेस्टिवल पर, किसी पर्व त्योहार पे, किसी कार्यक्रम पे खरीदते हों। ये हो सकता है कि जो मध्यवर्गीय लोग हैं उनके घर में एक साइकिल या एक मोटरसाइकिल से ही 4 इंसान चलते हों। लेकिन साथ में यह भी हो सकता है कि जो रिच फैमिली है, जो धनी परिवार है, जिनके पास पैसे अधिक हैं, उसमें एक आदमी के पास 4-4 वाहन हो। यह भी हो सकता है कि एक, जैसे सपोज कीजिए आपके एरिया के जो विधायक होंगे, तो विधायक एक हैं लेकिन उनके पास मोटरसाइकिल भी होगी, बाइक भी होगी, 4 चक्का भी होगी, और एक 4 चक्का नहीं होगी, 2, 4, 5 4 चक्का होंगे, अलग अलग ब्रांड के होंगे।
आप अगर कभी सुने होइएगा इंडियन फिल्म में, जैसे अगर मैं क्रिकेटर की बात करूं तो महेंद्र सिंह धोनी के पास बहुत सारे बाइक हैं, वो शौकिया तौर पर। कारण क्या है कि महेंद्र सिंह धोनी के पास पैसे की कमी नहीं है। जैकी श्रॉफ जो इंडियन फिल्म के एक हीरो हैं, उनके पास बहुत सारी कार है। कारण क्या है? उनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो दोस्तों, जो वस्तुओं का उपयोग है वो केवल जनसंख्या पर ही निर्भर नहीं करता है, वरन उसके साथ साथ मनुष्य के आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। तो जो वस्तु, जिस व्यक्ति का आर्थिक स्थिति बहुत ही प्रबल है, मजबूत है, वो व्यक्ति अधिक से अधिक किसी वस्तुओं का उपयोग करता है। हो सकता है कि सप्ताह में हर रोज वो अलग अलग रंग के कपड़े पहने। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा जो है वो बहुत सारे खिलौनों से खेले। चलिए, अब मैं अगले चीज की बात कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा भी कर दूं कि सब लोगों का जो कैपिटलाइजेशन है, जो लोगों की जो धन संपत्ति है वो एक तरह से निश्चित है, जनसंख्या भी वृद्धि नहीं हो रही है, इसके बाद वस्तुओं का जो उपयोग कहिए वो किस चीज पर निर्भर करता है? तो जब जनसंख्या वृद्धि यदि नियंत्रण में हो, इसके बाद जो वस्तु हैं वो भी हमारा एक तरह से कहिए कि लोगों का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो पैसे हैं, वो भी ऑलमोस्ट सेम है, उसमें भी ज़्यादा कोई वृद्धि खास नहीं हो रही है। इसके बावजूद भी अगर टेक्नोलॉजी बढ़ता है तो लोगों का जो खर्च है, जो वस्तु का उपयोग है, वो बढ़ जाता है। अब इस बात को ऐसे समझते हैं, आज से कुछ दिन पहले तक, आज से कुछ दिन पहले कहने का मतलब होता है, मैं बात कर रहा हूं 2015 और 16 का, आज से 3-4 साल पहले इंडिया में 3G मोबाइल चलती थी। 3G इंडिया में क्या चलती थी? 3G मोबाइल चलती थी। 3G मोबाइल चलती थी। बहुत कम लोगों के पास एंड्रॉयड सेट हुआ करता था, मल्टीमीडिया सेट हुआ करता था, और बहुत लोगों के पास था भी। जैसे ही 4G मोबाइल आया, मीन्स टेक्नोलॉजी बढ़ गया, लोगों ने, जिनके पास 3G मोबाइल था, जिनके पास 2G मोबाइल था, वो मोबाइल था, इसके बावजूद भी लोगों ने नया मोबाइल खरीदा। पहले से था, एग्जिस्टेंस था, इसके बावजूद भी लोगों ने नया मोबाइल खरीदा। ये सार्वभौमिक सत्य है और लोग खरीदते भी हैं। आने वाले समय में, कुछ समय में, इंडिया में, चाइना में 5G अभी चल रही है। आप लोग को ये जान करके खुशी होगी कि एवरेस्ट की चोटी पर 5G का टावर इंस्टॉल कर दिया गया है चाइना के एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा। मतलब आप चाइना के रास्ते से होकर के एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हैं, जो कि नेपाल में है। एवरेस्ट की चोटी, जो एवरेस्ट पहाड़ है, उसकी चोटी पर चढ़ने के 2 रास्ते होते हैं, एक नेपाल के माध्यम से होता है, एक चाइना के माध्यम से होता है। तो यदि आप चाइना के तरफ से जाते हैं चढ़ने के लिए, तो वहां पर आपको मोबाइल का 5G नेटवर्क मिलता है। आने वाले 2-4 महीनों में, अनुमानतः 2021 में इंडिया में 5G मोबाइल होगा। आज भी मैं जिस मोबाइल को यूज कर रहा हूं, ये 4G मोबाइल है। जैसे ही 5G मोबाइल आएगा, मैं भी एक नया मोबाइल खरीदूंगा। ये मोबाइल है, मेरे पास रहेगा, इसके बावजूद भी मैं खरीदूंगा। और ऐसे मैक्सिमम लोग करते हैं। मतलब है कि जैसे ही हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ता है, जैसे ही हमारी आमदनी बढ़ती है, जैसे ही हमारी जनसंख्या बढ़ती है, इन सब का बोझ कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधन पर ही पड़ता है। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का सही रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और दोस्तों, ये बात को गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए कि अगर हम लोग सही रूप से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास संसाधन की कमी हो जाएगी, और ऐसा हो सकता है कि हम लोग संसाधन के अभाव में जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे कई ऐसे गरीब देश हैं, गरीब लोग हैं जिनके पास संसाधन की कमी है, तो उनका जीवन काफ़ी ही अस्त व्यस्त स्थिति में है। इसलिए दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में हम इससे आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।